फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी में से जो इस क्लास को देखते हैं उस तो पहचान ही गए होंगे मुझे कि मैं जो है आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से मूल अवधारणा टॉपिक से ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूल अवधारणा टॉपिक। ये जो मूल अवधारणा टॉपिक है यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी और यूपीएससी, पीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न सोशियोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना किया ये ज़रूर देखा कीजिए। आप किसी भी इंडिया के यानी कि भारत के किसी भी कोने से रह के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हों, एमपी यानी मध्य प्रदेश से हों, झारखंड से हों, उत्तराखंड से हों, छत्तीसगढ़ से हों, और आप यूपी से हों, बिहार से हों, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से हों, तो इस क्लास को ज़रूर देखा करिए। आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये तो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है मूल अवधारणा, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी के, जो आप लोग समाजशास्त्र विषय से एग्जाम देते हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जो है ये लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपके क्या है, अगर आप इस क्लास को शेयर कर देते हैं तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ होती हैं उसको नोट्स करते जाइए, आपका एग्जाम के समय जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को मिस ना कीजिए, जरूर देखिए, आपका एग्जाम में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये कह रहा है सूची 1 है अवधारणा, है ना, और सूची 2 है लेखक। तो ये सूची 1 आपका अवधारणा हो गया, सूची 2 हो गया लेखक। कह रहा है कि 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आपका ये ऑप्शन ए कह रहा, आप समझ रहे होंगे प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा तार्किक लक्ष्य उन्मुख कार्य, मैक्स वेबर महोदय का बता रहा। ऑप्शन बी कह रहा गेसलसाफ्ट, ये ऑप्शन बी गेसलसाफ्ट ये कह रहा फर्डिनांड टानीज महोदय का बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा जो है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये बता रहा फ्रेडरिक एंगल्स महोदय का। और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी, यानी कि कह रहा उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन डी। तो इसमें से कौन सा सही है, आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ऑप्शन ए है आपका, ये तार्किक लक्ष्य उन्मुख कार्य, ये मैक्स वेबर का ये सही सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन बी गेसलसाफ्ट, ये टानीज महोदय का, ये भी सही सुमेलित है। ऐतिहासिक भौतिकवाद फ्रेडरिक एंगल्स महोदय, ये भी सही सुमेलित है, क्योंकि ऐतिहासिक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स भी आते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स महोदय। आप कार्ल मार्क्स को पढ़े होंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में ये है, सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। ये कार्ल मार्क्स को पढ़े हैं तो ये जानते ही हैं। फ्रेडरिक एंगल्स महोदय जो है, ये एंगल्स को कहीं कहीं एंजल्स भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये फ्रेडरिक एंगल्स महोदय जो हैं, ये कार्ल मार्क्स के मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथम इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। प्रश्न 2 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित उदय हेतु किसकी जो है प्रथम इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए कह रहा संदर्भ समूह, ऑप्शन बी गेसलसाफ्ट, ऑप्शन सी गेमनसाफ्ट, ऑप्शन डी गौड़ समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। जो ये कह रहा है कि उदय हेतु प्रथम इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, संदर्भ समूह, गेसलसाफ्ट, गेमनसाफ्ट, गौड़साफ्ट। तो प्रश्न का आंसर आप लोग भने भन बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन बी क्या है, ये गेसलसाफ्ट है, ठीक है। तो ये गेसलसाफ्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रसिद्ध आपके जर्मन समाजशास्त्री हैं, ये
टानिज महोदय, ठीक है, फर्डिनांड टानिज महोदय। ये इन्होंने गेसलशाफ्ट और जेसलशाफ्ट दोनों अवधारणा दे रखा। तो ये गेसलशाफ्ट जो शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है और कहते हैं आपके ये टानिज महोदय कि सामाजिक संबंधों का जो बोध देने के लिए सामाजिक समूह के लिए कार्य किया जाता है, जिसकी प्रवृत्ति और अवैयक्तिक और अनुबंधात्मक और स्वार्थमय होती है। इस प्रकार के संबंधों की अन्य विशेषताएँ आंशिक रूप से उपयोगितावाद की विशेषता होती है इसमें। तो इसे इन्होंने गेसलशाफ्ट कहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 3। ये प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका, आप लोग प्रश्न ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ऑप्शन ए कह रहा है मध्यवर्गीय समाज, आदिम समाज, समांती समाज और प्राचीन समाज। ऑप्शन बी कह रहा है आदिम समाज, प्राचीन समाज, समांती समाज, मध्यवर्गीय समाज। ऑप्शन सी कह रहा है प्राचीन समाज, आदिम समाज, मध्यवर्गीय समाज, समांती समाज। ऑप्शन डी कह रहा है समांती समाज, मध्यवर्गीय समाज, आदिम समाज, प्राचीन समाज। तो इसमें से कौन सा सही है? समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। मतलब एक क्रम एक तरह से पूछ रहा है कि कौन से क्रम पहला आएगा, फिर उस अनुसार सही है। तो इसका आंसर आप सब बताइए, भनाभन क्रम को मिलान कीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्योंकि आदिम समाज पहले आता है, उसके बाद प्राचीन समाज यानी थोड़ा विकास होता है, फिर समांतवादी आता है, समांतवादी समाज, फिर मध्यम वर्गीय समाज आता है। इनमें तो पता है क्योंकि ये जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं, जो उनकी पुस्तक है कार्ल मार्क्स महोदय की, नोट कर लीजिएगा, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने समाज के विकास के क्रम का जो जनजातीय अध्ययन किया है और उसमें बताया पुरातन समाज, समांती समाज और मध्यवर्गीय समाज का वर्गीकरण किया है। तो पुरातन समाज मतलब आप जान ही रहे हैं, वही आपका ये प्राचीन समाज को पुरातन समाज ये बोल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित है, ये प्रश्न नंबर 4 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। जैव सिद्धांत आप समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है समाज मानव अवयवी की तरह नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है समाज की इकाई, ये ऑप्शन सी कह रहा है समाज की इकाइयाँ अचर होती हैं, ये अचर होती हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी कह रहा है ये समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। ये ऑप्शन डी कह रहा है समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौमिक प्रकार का निष्पादन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से आप लोग बताइएगा। समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रश्न नंबर ये 4 है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये आपका बता देते हैं, ऑप्शन ए जो है सही है कि ये समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है। क्योंकि जो आपके ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, आप देखे होंगे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या है, एक उद्विकासी सिद्धांतवादी हैं ना, आप ये जानते ही हैं हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को। ये कहते हैं डार्विनवाद की इन्होंने सिद्धांत दिया है अपनी कृत में, जो है इनकी कौन सी कृत है ये नोट कर लीजिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने कहा हर्बर्ट महोदय ने उद्विकास के डार्विनवाद का जो सिद्धांत दिया है उससे प्रभावित है ना ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय डार्विनवाद से। आप हर्बर्ट स्पेंसर महोदय आपके राइटर में जो है इम्पॉर्टेंट राइटर ये भी हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा जरूर अगर न पढ़े हों। तो इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, नोट करके रखिए। इसमें इन्होंने कहा है समाज और सावयवी में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया जाता है। स्पेंसर कहते हैं उद्विकास की प्रक्रिया ये जो है या नियम जो समाज पर लागू होता है, ये समाज पर एक अनिश्चित असंबंध और समानता से निश्चित जो है संबंध से भिन्नता में बदलता है।
ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का जो है वो है, क्या कहते हैं, आपकी अवधारणा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, क्योंकि ये मूल अवधारणा से प्रश्न आप ध्यान दीजिए। तो ये इस हिसाब से आपका आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आप समझ ही गए होंगे, आप ऑप्शन ए इसका आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, ये अगला प्रश्न नंबर क्या है, 5 है। ये देखिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 5 है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि लेविस हेनरी मॉर्गन, इसका देखिए आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं इस तरह कभी नहीं लिख के आता लेविस हेनरी मॉर्गन, मैंने पूरा नाम ये लिख दिया है लेविस हेनरी मॉर्गन। इसका हमेशा एग्ज़ाम में लिख कर आएगा आपका जो है, क्या लिख के आता है, LH मॉर्गन, ऐसे लिख के LH मॉर्गन लिख के आएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ये कहाँ से आ गए हैं आपके, हैं। तो LH मॉर्गन जो है इसी तरह लिख के आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेविस हेनरी मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तथ्य पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं। ये प्रश्न कह रहा है आपका कि जो है लेविस हेनरी मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता के कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है तकनीकी आविष्कार, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक आविष्कार, ऑप्शन सी है लौह अयस्क को गलाना, ऑप्शन डी है वर्णमाला स्वर विज्ञान एवं लेखक आविष्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं, मतलब सबसे अलग कर देते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा तो भी समझ में आएगा। तो ये तो आंसर कॉमन है, आप सब इसको बता देंगे। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णमाला स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार इसका जो है आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका, क्योंकि आप देखिए जो लेविस हेनरी मॉर्गन हैं आपके हैं, ये कहते हैं मानव की संस्कृति जंगली अवस्था से असभ्य अवस्था में से गुजरती हुई, पहले जंगली थी जान ही रहे हैं, बर्बर था, है ना मानव, फिर जंगली अवस्था से असभ्य अवस्था से गुजरती हुई ये सभ्य अवस्था की ओर जब जाती है, सभ्य स्तर पर पहुंचती है, यानी उसमें सुधार आता है, तो एक क्रम में धीरे धीरे चलता रहता है, यानी कि विकास की तरफ, यानी कि विकसित होता रहता। तो मानव संस्कृति का जो सभ्य अवस्था से प्रवेश हुआ, तो जब सभ्य अवस्था से प्रवेश हुआ तो धीरे धीरे विकास किया। तो आप देखे होंगे पहले वो जो है पत्थरों से जो है हथियार औजार के रूप में काम करना शुरू किया, फिर वो कुछ अपना खोदने शुरू किया, लिखने मतलब प्रतीक चिन्ह बनाने लगा, उससे उससे धीरे धीरे लेखन शैली का विकास हुआ, फिर लिखने पढ़ने की ज्ञान, उसके बाद वर्णमाला का स्वर विज्ञान का लेखन का आविष्कार हुआ। जो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सबसे अलग करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, मिस ना कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास से यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं आपका प्रश्न 6 है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है। ये प्रश्न आप समझ ही गए होंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए पीए सोरोकिन महोदय, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड महोदय, ऑप्शन ए एल क्रोबर महोदय, ऑप्शन डी वो स्प्लेंगर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अवधारणा का प्रश्न है, संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में भेद के सामने रखा है। तो ये किसका है कथन है, तो आप लोग बताइएगा। ये आपका सोरोकिन महोदय जो है, पीए पैटी की सोरोकिन महोदय, इन्हीं की है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ऑप्शन ए। ये प्रश्न अगर आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं तैयारी किए रहेंगे, तो इसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मूल अवधारणा पे प्रश्न है, ये भूलते बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। क्योंकि पेटिक सोरोकिन महोदय जो है, इनके जो इम्पॉर्टेंट बुक है, आप नोट कर लिए क्या है इम्पॉर्टेंट बुक, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो इन्होंने कब लिखा, 1937 में। सन वगैरह नोट करते जाइए, क्योंकि मिलान में पूछता है। तो इसमें इन्होंने संपूर्ण संस्कृत की जो व्यवस्था के बारे में बताया है आपके सोरोकिन महोदय ने। कहा इन्होंने चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक, ये इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था की अवस्था बताया है, यानी श्रेणियाँ बताई। तो इस हिसाब से जो है आपके संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतिपरक श्रेणियों में जो भेद कर रखा है इन्होंने, चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक, इसको आप नोट करके रखिएगा। हाँ, और ये किस में भेद कर रखा है, बुक नोट कर लिया, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स
में, जो 1937 में लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 7 आप सभी का ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं। प्रश्न 7 ये आप समझे होंगे कि एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जो एक समाज है वो उस समाज से दूसरे समाज में जो सांस्कृतिक विशेषताएं का फैलाव होता है उसको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है संक्रमण काल, ऑप्शन बी प्रसारण, ऑप्शन सी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी है विभेदीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भनाभन बता दीजिएगा। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉमन प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को पिछली क्लास में ये प्रश्न आ चुका है, मुझे याद आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये प्रसारण, ऑप्शन बी प्रसारण हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न आप लोग समझी गए होंगे। प्रश्न जो कह रहा है एक समाज में दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने के को समानता जो प्रसारण कहते हैं, क्योंकि आप देखिए प्रसारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु या विचार या तत्व जो भी होता है यदि अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में जो है उत्तरोत्तर मतलब एक तरह उत्तरोत्तर यानी बराबर फैलता रहता है। प्रवास अथवा पारस्परिक लेन देन की जो प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक तत्वों के एक दूसरे से क्षेत्र में अथवा कह सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में समूह में फैलने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। ठीक है, जो आदान प्रदान मतलब एक जगह दूसरे जगह से हमारी हर चीज़ फैलती रहती है, आप जानें उसको प्रसारण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा संभवतः। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप सभी का। प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये कह रहा है आपका, ये 8 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है। प्रश्न आप बड़ा है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न सिंपल है लेकिन खाली बड़ा है, आपको लग रहा है कठिन है, कठिन नहीं, बहुत ईजी है नॉर्मली। बस आप इसको जो है कूल माइंड से पढ़िएगा। कह रहा है कि जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रहती हैं, काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है सांस्कृतिक वंचन, आपका ऑप्शन ए है सांस्कृतिक वंचन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पश्चाता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रसारण, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर ये 8 है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी जो है सांस्कृतिक पाश्चात्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सांस्कृतिक पाश्चात्य इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि सांस्कृतिक पाश्चात्य की जो अवधारणा है ये आकबर महोदय की है। आप नोट कर लीजिएगा किसकी अवधारणा है, सांस्कृतिक पाश्चात्य आकबर महोदय की अवधारणा है। इनका जो पुस्तक है आकबर महोदय कौन सी पुस्तक है नोट कर लीजिएगा, सोशल चेंज। इस पुस्तक को जो सोशल चेंज है इसको इन्होंने सन 1922 में लिखा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अकबर ने संस्कृत के 2 जो है पक्षों को बता रखा है, आप लोग जानते ही होंगे। एक भौतिक पक्ष कहते हैं और एक अभौतिक पक्ष है, ये बताते हैं और कहते हैं कि संस्कृत के इन दोनों पक्षों में समान गति से परिवर्तन होता है। अकबर महोदय का है ये अवधारणा। और संस्कृत के भौतिक पक्ष में अभौतिक पक्ष की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं संस्कृत के भौतिक पक्ष में अभौतिक पक्ष की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। और परिणाम क्या होता है, परिवर्तन के इस दौर में जो अभौतिक पक्ष है वो पिछड़ जाता है और इस पिछड़ेपन को सांस्कृतिक पाश्चात्य कहा जाता है, जो अभौतिक पक्ष पिछड़ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए देखिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट देगा और इत्मीनान से देखा करिए। ऐसा नहीं है कि
आप अगर सरसरी निगाह देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका ना ये मूल अवधारणा है। तो मूल अवधारणा टॉपिक थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन है। कठिन क्या है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कठिन है, अगर पढ़े रहेंगे तो इजी ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न ऐसा होगा जो अभी तक आप सभी के समझ में ना आया हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 9 ये आपका क्या कह रहा है। ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि आपका जो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद है इसका अर्थ क्या है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, हमारे मानने हेतु कोई सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान नहीं है। ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका, हर एक सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही तय होता है। क्या है, परिप्रेक्ष्य से ही तय होता है, ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी कह रहा है, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं, उनके अनुसार होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी कह रहा है, यह विश्वास कि अपनी संस्कृति अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। किसकी संस्कृति? अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आप चारों ऑप्शन देख लिए। आप ऑप्शन से इसमें से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सब बताइए, आप सबके अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ साथ अपने अपने ढंग से समायोजन करते रहते हैं, है ना। और किसी संस्कृति का जो मूल्यांकन है और किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार है तो नहीं किया जा सकता। ये जान रहे हैं, मूल्यांकन और अन्य मानदंडों के अनुसार किसी भी संस्कृति का। तो इसी व्यवस्था को मूल्यांकन जो स्थान विशेष की संस्कृति के जो ताना बाना मूल व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रखकर हम लोग करते हैं। तो इसको ये जो आपके हैं क्या नाम है, ये हर्षकोविच महोदय, हर्षकोविच जो महोदय हैं सांस्कृतिक के सापेक्षवाद को उल्लेख करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानव की ने जीवन शैली, भाषा, सामाजिक प्रतिमान, नैतिकता तथा संस्थाओं द्वारा व्यक्त किया है। ये कौन कह रहा है आपका, किसकी अवधारणा है? हर्षकोविच महोदय की है। कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानव ने जीवन शैली, भाषा, सामाजिक प्रतिमान, नैतिकता तथा संस्थाओं द्वारा व्यक्त किया है। तो उस अनुसार आपका आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग का आंसर ऑप्शन सी है, ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 10 ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं सोचता हूं कि प्रश्न आपके समझ में ज़रूर आ जाए। प्रश्न नंबर 10 है, इसलिए मैं प्रश्न को आप लोगों के लिए एक बार, दो बार, कभी कभार 3 बार भी पढ़ देता हूं, ताकि आज ऐसा ना रहे कि आपके प्रश्न समझ में ना आए, आप आंसर ना दे पाएँ। और आप यदि आपके पास समय नहीं है किसी कारणवश, आप एक कामकाजी महिला हैं या कामकाजी छात्रा हैं या छात्र हैं, तो आप लोगों के पास समय का अभाव होता होगा क्लास देखने का। तो क्लास देखने का समय ना मिले, आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रही हैं या बना रहे हैं, जो भी हैं, तो इस क्लास को लगा के रख दिया कीजिए और बस क्लास को केवल सुना कीजिए। आप देखने का समय नहीं, क्लास से सुन लिया कीजिए, तो भी आपका जो है 60% तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो इसका ऑप्शन आप भरने से मार देंगे, सही हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्लास जरूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए। और प्रश्न 10 क्या कह रहा है आपको मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 10 सुनिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए सांस्कृतिक अंतर्लयन, ऑप्शन बी कह रहा है समंजन, ऑप्शन सी कह रहा है निजात केंद्रवाद, ऑप्शन डी कह रहा है सांस्कृतिक उभय भावता। तो ये इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 यदि आप पढ़े होंगे तो ही आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मूलाधारा से प्रश्न है, तो मूलाधारा से प्रश्न थोड़ा टफ जरूर लगता है, लेकिन पढ़ेंगे तो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निजात केंद्रवाद है, ऑप्शन सी इसका आंसर। क्योंकि
आप लोग जानते होंगे निजात केंद्रवाद के बारे में क्या कैसे है। तो इसका ये निजात केंद्रवाद की अवधारणा जो है आपके समनर महोदय ने दिया है, WG समनर महोदय ने दिया है। और कहते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच जो ऐसे पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों को समझने के लिए दी जाने वाली हमारे जो रीति रिवाज हैं, व्यवहार है, वर्तमान है, विश्वासों को बिना नानुकुर के इच्छा के हम उसको सही ठहराते हैं, उच्च मानते हैं, उच्च ठहराते हैं। इसी को जो आपका निजात केंद्रवाद के अंतर्गत रखा जाता है। ये अवधारणा किसकी है मैंने बताया, समनर महोदय की है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये समनर महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 आपका ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए टालकाट पार्सन्स के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसके अनुसार, टालकाट पार्सन्स महोदय के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, ये ऑप्शन ए विन्यास अनुसरण, ऑप्शन ए कह रहा है विन्यास अनुरक्षण, ध्यान दीजिएगा विन्यास अनुरक्षण है। ऑप्शन बी कह रहा है लक्ष्य प्राप्त, ऑप्शन सी कह रहा है अनुकूलन समाकलन, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से प्रश्न नंबर 11 का आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका ऑप्शन है आप उपरोक्त सभी नोट कर लीजिएगा। ये जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए टालकाट पार्सन्स के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, ये विन्यास अनुरक्षण भी है, लक्ष्य प्राप्त भी है, अनुकूलन समाकलन भी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पार्सन्स महोदय की जो पुस्तक है द सोशल सिस्टम, आपको पता ही होगा, उसी में इस अवधारणा का इन्होंने उल्लेख कर रखा है। उसमें इन्होंने क्या बताया, विन्यास अनुरक्षण है, गोल लक्ष्य प्राप्ति है, अनुकूलन है, समाकलन है। ठीक है, तो इनमें से आप देखिए तीनों आ जा रहा है, विन्यास अनुरक्षण आ जा रहा है, लक्ष्य प्राप्त है, अनुकूलन समाकलन भी आ जा रहा है। चौथा आपका ये गोल लक्ष्य प्राप्त ये छोड़ दिया, तो ये चौथा भी इसमें शामिल हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11, ये 12 क्या कह रहा है आपका, 11 नंबर प्रश्न आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं आप सब। कह रहा है परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आप समझ गए होंगे। 12 नंबर, परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आपको इसमें से ढूंढ के बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जननिक स्वाभाविक अंतःसमूह समरसता, ऑप्शन बी कह रहा है जननिक ऐच्छिक अंतःसमूह संघ, ऑप्शन सी कह रहा है जननिक स्वाभाविक बहिर्समूह संस्था, ऑप्शन डी कह रहा है स्वाभाविक संस्थात्मक समरसता संघ। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 12 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है, क्या है, जननिक स्वाभाविक अंतःसमूह समरसता। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा इसको, क्योंकि आपके जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है किसने दिया है, जो है चार्ल्स हट्टन कूले महोदय ने दिया है। CH कूले नहीं, चार्ल्स हट्टन कूले महोदय ने दिया है। और इनकी पुस्तक है, आप चार्ल्स हट्टन कूले महोदय कौन सी पुस्तक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसे इन्होंने सन 1909 में लिखा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आप नोट करके रखिएगा। इसमें ये कहते हैं आपके कूले महोदय, हट्टन कूले महोदय, प्राथमिक समूह में परिवार को इसलिए रखा गया कि परिवार में जननिक स्वाभाविक अंतःसमूह तथा समरसता का संबंध होता है, जो प्राथमिक समूह की विशेषताओं में से एक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 12 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर आपका 13 है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। प्रश्न 13 कह रहा है, ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है CH कूले प्राथमिक समूह बता रहा है, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बी कह रहा है टालकाट पार्सन्स महोदय प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी कह रहा है RK मर्टन संदर्भ समूह, यानी RK मर्टन यानी रॉबर्ट किंगबर्टन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी कह रहा है G समदन महोदय अंतः समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही
रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में। तो आप सब बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये टालकाट पार्सन्स महोदय। ये ऑप्शन बी टालकाट पार्सन्स महोदय। ये प्रत्यक्षवादी तो नहीं है, आप जान ही रहे प्रत्यक्षवादी तो आपके जो है अगस्ट काम्ट महोदय हो जाएंगे, है ना। ये नहीं है जो है, आप अगस्त काम्ट महोदय पढ़े ही होंगे। तो इस प्रकार आपका जो है टालकाट पार्सन्स महोदय जो हैं, इनका प्रत्यक्षवाद ना होके इनका क्या हो जाता है, इनका आपका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है टालकाट पार्सन्स महोदय। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो CH कूले महोदय हैं आपके, ये प्राथमिक समूह आपका ये सही है। ठीक है, CH कूले महोदय का आप नोट कर लीजिए, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। टालकाट पार्सन्स का बता ही दिए। R के मर्टन का संदर्भ समूह जो है रॉबर्ट के मर्टन का, ये भी सही है। आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी जो भी AC और G समनर का अंतः समूह, WG समनर महोदय अंतः समूह और वह समूह इन्हीं का है, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये भी सही है आपका अंतः समूह वह समूह G समनर महोदय का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 13 आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14 ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है। तो भारत की बात कर रहा, तो ऑप्शन ए कह रहा प्रतिमानहीनता, ऑप्शन बी कह रहा समस्तरीय गतिशीलता, ऑप्शन सी कह रहा उद्विकासात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा संदर्भ समूह मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा संदर्भ समूह, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है, तो संदर्भ समूह मॉडल की बात है। तो ये संदर्भ समूह जो मॉडल है, ये आपके संदर्भ समूह मॉडल अवधारणा जो है हर्बर्ट हाइमैन ने दी है, स्पेंसर नहीं, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ समूह जो मॉडल है कि अवधारणा हर्बर्ट हाइमैन महोदय की है। क्योंकि ये कहते हैं कि भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना है संदर्भ समूह मॉडल से की जा सकती है। और कहते हैं यहाँ की, क्योंकि जो है यहाँ की संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो पाश्चात्य संस्कृति के तुलना के रूप में प्रभावित से प्रेरित मानी जाती है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो आपकी अवधारणा, ये संदर्भ समूह मॉडल की अवधारणा हर्बर्ट हाइमैन की है, ये नोट करके रखिएगा। ये प्रश्न नंबर 14 उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 15, ये 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा आपका, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है, ये सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा कोट क्रम पद को परिस्थित कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा समान संस्थात्मक प्रणाली में पद को परिस्थित कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा समूह के द्वारा व्यक्ति की योग्यता के अनुमान को परिस्थित कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा आंसर, तभी सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और लास्ट ऑप्शन डी कह रहा व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को प्रस्तुत कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को प्रस्तुत कहते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी इसमें से एक सही नहीं, बाकी ABCD में से जो है 3 सही हैं। तो प्रश्न नंबर 15 को आप सब ध्यान दीजिए और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। डी क्या ऑप्शन है, आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी है, ये व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को प्रस्तुत कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन डी है। क्योंकि आपके जो किसी समूह अथवा समाज की संस्था के अंतर्गत एक निर्दिष्ट समय पर व्यक्ति को जो प्राप्त पद या मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो उपस्थित है उसकी, तो व्यक्ति की जो सांस्कृतिक विशेषताओं का संबंध उसकी परिस्थिति से नहीं, बल्कि उसका संबंध समूह परिवार की स्थिति से आंका जा सकता है या आकलन किया जा सकता है। ठीक है, परिवार परिस्थिति समूह के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 16 ये आ गया आपका। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिएगा।
16 नंबर कह रहा है इरविंग गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। इरविंग गॉफमैन महोदय हैं, कह रहा है कि इनके अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा जो है का उद्गम है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन ए है नाटकीय प्रतिवेश है, ऑप्शन बी है सामाजिक जीवन है, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्त्रीकरण की प्रणाली है, ऑप्शन डी है भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से इरविंग गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की जो अवधारणा है का उद्गम है, इनमें से इनका जो है कौन सा कथन उपयुक्त है, ये बताइए। तो उपयुक्त कथन में कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए नाटकीय प्रतिवेश दिया है, ऑप्शन बी सामाजिक जीवन दिया, ऑप्शन सी सामाजिक संस्त्रीकरण की प्रणाली दिया है, ऑप्शन डी भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया दिया है। तो कौन सा आंसर सही है इनका आप सब बताइए प्रश्न नंबर 16 का। तो ऑप्शन ये जो नाटकीय प्रतिवेश इनका है, ये ऑप्शन ये मैं आपको बताया नाटकीय प्रतिवेश आपका, आप लोग नोट कर लीजिएगा सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम। तो ये आपका नाटकीय प्रतिवेश आपका इरविंग गॉफमैन महोदय का जो है, आप नोट करके इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इरविंग गॉफमैन महोदय नाटकला शास्त्र से जो संबंधित है, ये प्रश्न जरूर हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से तो मेरे ख्याल से बन ही जाता है, करीब करीब आप नोट करके रखिएगा इरविंग गॉफमैन महोदय को। ठीक है, क्योंकि जो इरविंग गॉफमैन महोदय है सामाजिक जीवन का विश्लेषण के लिए ये रंगमंच की यानी नाटकीय उपमा देते हैं। मैं आपको अभी बताया ही नाट्यकला के शास्त्र के बारे में। गॉफमैन स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका अदा करता है और विभिन्न स्थितियों से एक दूसरे के समक्ष अपने व्यक्तित्व को जो दिखाने का प्रयास करता है नाटकीय ढंग से, उसी को इरविंग गॉफमैन महोदय अपने अवधारणा में जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है नाटकीय प्रतिवेश, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है कि 17 नंबर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये ध्यान दीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है रेडक्लिफ ब्राउन 4 प्रकारात्मक पूर्व अपेक्षाएं कह रहा है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय के, और मर्टन का कह रहा है संदर्भ समूह, ऑप्शन सी कह रहा है दुर्खिम का जो इमाइल दुर्खिम महोदय हैं सामाजिक तथ्य, और ऑप्शन डी कह रहा है जो चार्ल्स हटन कूले यानी CH कूले महोदय का प्राथमिक एवं गौण समूह। ये बी ऑप्शन है आपका RK मर्टन रॉबर्ट किंग मर्टन संदर्भ समूह। तो A B C D में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं सुमेलित है। प्रश्न नंबर 17 है, ये आप सब बताइएगा। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो हैं आपके 4 प्रकार पूर्व अपेक्षाएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो हैं 4 प्रकार पूर्व अपेक्षाएं, ये इनका नहीं है। ठीक है, कह रहा कौन सही नहीं सुमेलित, बाकी RK मर्टन संदर्भ समूह सही, इमाइल दुर्खिम महोदय सामाजिक तथ्य भी सही है, CH कूले हैं प्राथमिक एवं गौण समूह, ये भी सही है। ठीक है, 4 प्रकार पूर्व अपेक्षाएं अनुकूलन लक्ष्य प्राप्ति और एकीकरण तथा वर्तमान स्थिरता का पार्सन्स ने किया है, ये ना कि जो आपका रेडक्लिफ ब्राउन का है। तो ये किसका है, पार्सन्स महोदय का है, आप नोट करके रखिएगा। ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन के जगह जो है ये ऑप्शन रेडक्लिफ ब्राउन के जगह ये जो ऑप्शन ए है कहाँ है, ये रेडक्लिफ ब्राउन के जगह ये टालकट पार्सन्स महोदय यहाँ हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, ये टालकट पार्सन्स महोदय हो जाएंगे, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 17 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों का एग्ज़ाम देखिए कब होता है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है और आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिए। हमारी क्लास को इस प्रकार की और क्लास को हमारी क्लास को प्रैक्टिस सेट पर करिए, क्लास को देखिए आपका जो है एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोगी ये साबित होगा। इसलिए इन सब क्लास को मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा कीजिए। ये सब ऐसे क्लास हैं जो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोगी साबित होता है। ठीक है, तो इन क्लासों को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। ये 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है।
प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है। तो ऑप्शन ए कोहेन महोदय, ऑप्शन बी दुर्खी महोदय, ऑप्शन सी मर्टन महोदय, ऑप्शन डी एल के व्हाइट महोदय हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, किसने जो है विचलन को समाज के लिए प्रकारात्मक माना है। ए बी सी डी ये 4 राइटरों में से कौन हो जाएंगे, तो आप सब इनका बताइएगा। तो आपका ये आर के रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आर के मर्टन महोदय, इसको नोट करके रखिएगा। ये जो हैं जो इन्होंने आपका माना है, तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा। मैंने देखिए आपका इसको घेरा में कर दिया, ऑप्शन सी को, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय को इन विचलन के वो समाज के लिए प्रकारात्मक माना है। ये क्योंकि ये इन्होंने जो बता रखा है विचलन को समाज के लिए दुष्प्रकारात्मक ही ना मानकर कहते हैं ये प्रकारात्मक भी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मर्टन महोदय। और विचलन के द्वारा समाज में परिवर्तन संभव है ये कहते हैं, और समाज के विकास या उत्पादन के लिए यह उतना ही जरूरी है जितना अनुरूपता के लिए जरूरी है। ये अवधारणा आपके मर्टन का है। ठीक है, मैंने विस्तार कर दिया, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 19 आपका है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित, ये प्रश्न नंबर 19 है, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि समाज में कानून से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि समाज में कानून से क्या अभिप्राय है। अरे कानून से बहुत कुछ है जो है, कानून के बिना जो है कोई रह ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता इस समाज का जो है इस समय वर्तमान में। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना। ऑप्शन बी कह रहा है औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र। ऑप्शन सी कह रहा है विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर आप लोग सही कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सही कर देंगे तो आपका जो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका जो है सही आंसर है। औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र जो है आपका ये जो हो जाता है आपका क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक परिणामों में बदलना। ये भी आपका सही है, ऑप्शन ए भी सही है। आप लोग ये ध्यान, ये भी देखिए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लोगों पर अधिरोपित भय, ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी, इसलिए सही है। क्योंकि जो आपके ये जो राइटर हैं क्या नाम इनका, वुडरो विल्सन महोदय हैं। ठीक है, वुडरो विल्सन महोदय कहते हैं कानून स्थापित सोच और आदतों का वह अंश है जो सरकार की सत्ता और शक्ति के द्वारा समर्पित एक रूप नियम की शक्ल में सबसे अलग और औपचारिक पहचान हासिल कर चुका है। बल प्रयोग या अवपीड़न का संकेत देने वाले कानून जहां अवपीड़क दैहिक या शारीरिक कम और नैतिक ज़्यादा होते हैं। ये किसकी अवधारणा मैंने बताया, वुडरो विल्सन महोदय की है। नोट कर लीजिएगा, ये वुडरो विल्सन महोदय का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है। प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अनुकूलन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, ऑप्शन डी पर संस्कृत ग्रहण। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृत स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है। तो ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा, इसमें अनुकूलन, समायोजन, आत्मसात्करण, पर संस्कृत ग्रहण। तो ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए 20 नंबर प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप जानते होंगे एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिएगा। आत्मसात्करण आप बार बार पढ़े होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि जो है आत्मसात्करण हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि एक संस्कृत द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृत को अपने में मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण
कहते हैं यानी ग्रहण कर लेने को। एक संस्कृत को जब दूसरी संस्कृत को ग्रहण करती है तो उसको आत्मसात्करण करते हैं, जो बदलाव आता है समाज और कल्चर और संस्कृति में, ठीक है। और इसका बदलाव एक बैग यानी अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इस प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है धीरे धीरे संस्कृत के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है एक का, ठीक है। एक में जब आत्मसात करता है दूसरे की लोप होता है, एक का जो है वो एक संस्कृत का जन्म होता है कह सकते हैं, जब उसको अपने में ग्रहण कर लेती है। तो आत्मसात्करण की प्रक्रिया दूसरी संस्कृति के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, घटनाओं व दृष्टिकोणों को इस प्रकार अपना लिया जाता है जैसे उन्हें संस्कृत के अंग हों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आत्मसात्करण भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 21 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। 21 प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 21 आपका, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मूल घटक है। ये प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 कहाँ जा रहे भाई, ये तो प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा प्रकार जो है ध्यान दीजिए, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है। क्या कह रहा है, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है इसमें। तो ऑप्शन ए दिया है मूल मैत्रिक, ऑप्शन बी कह रहा है सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, ऑप्शन डी कह रहा प्रतिमानहीनता की दशा, ठीक है। आप समझी गए होंगे। ऑप्शन ए है मूल मैत्रिक, ऑप्शन बी है सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, ऑप्शन सी है संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, ऑप्शन डी है प्रतिमानहीनता की दशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मूल मैत्रिक। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप ये देखिए ऑप्शन ए मैं आपको घेरा कर दे रहा हूँ आप लोग ताकि आंसर ना भूले। ये मूल नैतिकता क्या है, समाज की संरचना की जो प्रकृति मूल्यों पर आधारित होती है, और संरचना की जो आपकी संरचना की प्रकृति पर आधारित होती है और नवीन मूल्यों की स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस दृष्टिकोण से सामाजिक संरचना जो है मूल्यों के आधार पर निर्मित होता है। तो यह संरचना नवीन मूल्यों की प्रकृति व स्वरूपों को निर्धारित करती है। तो मूल मैत्रिक के तहत आता है। आप मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे और इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स आज ये हमको लगता है, ये लगता नहीं, आज ये आप लोगों के सामने जो है 21 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी। ये आप सभी की मूल अवधारणा से थी और इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोगों ने जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि ये क्लास आप सभी को कैसा लगी और इस क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और अगला टॉपिक आप सभी को किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी चाहिए या किसी टॉपिक पे चाहिए या किसी राइटर या थिंकर पे क्लास चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आप सभी के बीच उस जो आप कमेंट करके बताएंगे जो आप सभी की मांग रहेगी उस पर क्लास लेके अगली क्लास आऊँगा, ठीक है। वरना तो मैं आप सभी के बीच ये अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम आप भी इम्पॉर्टेंट होता है तो क्लास तो कराता ही रहता हूँ, लेकर आता ही रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी का, आप लोगों ने क्लास को देखा, आप सभी अपना इसी तरह प्यार और सहयोग देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप